हेलो। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने लास्ट लेक्चर में बफर सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने दो टाइप के बफर सॉल्यूशन पढ़ लिए थे, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। नाउ थर्ड वाला जो है वो सॉल्ट बफर। नेक्स्ट हम सॉल्ट बफर लेंगे, थोड़ा देन स्टार्ट करते हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्ट बफर जो है वो क्या है? तो देखो, सॉल्ट बफर जो होता है ये होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड एंड वीक बेस का जो सॉल्ट है उसका एक्वस सॉल्यूशन, ये भी सॉल्ट बफर का काम करता है। फॉर एग्जांपल NH4Cl, तो ये NH4Cl जो है ये क्या है? वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है, ठीक है। सिमिलरली NH4 होल ट्वाइस SO4, ये भी वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है। सिमिलरली NH4 सॉरी वीक एसिड एंड वीक बेस बोला ना, वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट बोल रहे हैं, तो CH3COONH4, ये हो गया वीक एसिड वीक बेस का। हमने पहले जो लिखा वो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला लिख दिया था। सो दिस इज वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। इसी टाइप से वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट देखो, COONH4, दिस इज वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। सिमिलरली NH4CN, दिस इज ऑल्सो वीक एसिड वीक बेस। ओके, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल है सॉल्ट बफर के। ओके, सो सॉल्ट बफर के एग्जांपल हो गए। पीएच तो पता ही है ना, ऑब्वियसली सॉल्ट है यहाँ पर, है ना। सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब हाइड्रोलिसिस वाला केस देखेंगे। वीक एसिड एंड वीक बेस का जो सॉल्ट होता था उसका पीएच क्या होता था? वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का पीएच क्या होता था, याद है? वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का पीएच होता था 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस पीकेबी। याद आया? तो पीएच यहाँ पर होता है 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस पीकेबी। हो गया सबका? तो ये हमारे पास है सॉल्ट बफर। नाउ ये बफर का काम क्यों करता है? मतलब ये हमारे पास जो वीक एसिड और वीक बेस का जो है उसका एक्वा सॉल्यूशन बफर का काम क्यों करता है, तो वो देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर बफर एक्शन इसका। इसका बफर एक्शन कैसे है?
बफर एक्शन। तो देखो जैसे मान लो हमने फर्स्ट वाला ही सॉल्ट ले लिया CH3CONH4, ठीक है। तो CH3CONH4 ऑब्वियसली क्या करता है, वो CH3CO4 पॉजिटिव देता है ना। तुम्हारे पास CH3CONH4 है, मतलब CH3CO नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव है। अब देखो अगर हम स्मॉल अमाउंट में, तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ strong acid is added, तो अगर हमने स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया तो वो क्या करेगा, बेस क्या है, देखो CH3COOH जो है वो एसिड होता था, तो उसका जो कॉन्जुगेट आयन है CH3CO नेगेटिव, वो क्या होगा, बेस होगा ना, ठीक है। तो ये एक तरह से बेस, और NH4OH क्या होता था, बेस होता था, तो उसका कॉन्जुगेट आयन मतलब NH4 पॉजिटिव जो है वो क्या होगा, एसिड होगा। ओके, सो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्ट करेगा, बेस से, CH3CO नेगेटिव। तो CH3CO नेगेटिव प्लस एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमने ऐड किया, मतलब उससे क्या आएगा, H पॉजिटिव आएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी, और ये रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगा, इस ये बनेगा CH3COOH। ना इस रिएक्शन का K क्या है, इस रिएक्शन का K क्या है, इस रिएक्शन का K क्या है, 1/K है, ऑब्वियसली रिवर्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो इस रिएक्शन का क्या हो गया, 1/K, जो कि हम पहले ही लास्ट लेक्चर में भी बता चुके हैं कि काफी बड़ी वैल्यू आएगी। ओके, तो ये बड़ी वैल्यू आएगी, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर रिएक्शन, तो जो हमने स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड, जो हमने स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ strong base is added, तो हमने स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से। एसिड यहाँ पर कौन है, NH4 पॉजिटिव आयन है, तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव NH4OH। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ऑब्वियसली रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K भी है, रिएक्शन का क्या होगा, 1/KB। ओके, एंड दिस वैल्यू इज आल्सो वेरी लार्ज, ठीक है। अगर लार्ज वैल्यू है तो ऑब्वियसली जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी, और अगर रिएक्शन कंप्लीट होगी तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरा रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, OH नेगेटिव, हमने स्मॉल अमाउंट में ऐड किया है, तो पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, एंड दैट्स व्हाई पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे पास जो सॉल्ट है, ये हम देख सकते हैं किसका काम कर रहा है, बफर का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो भी हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड बेस ऐड करते हैं वो खत्म हो जाता है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिद्धार्थ, आपने बोला ये वीक एसिड एंड वीक बेस, बट ये दोनों कॉन्जुगेट तो स्ट्रॉन्ग है ना। अरे सिद्धार्थ भाई, मैं बोल रहा हूं कि CH3CO नेगेटिव जो है वो CH3COH का है, तो CH3COH वीक एसिड है, तो उसका एक कॉन्जुगेट आयन मतलब बेस हो गए, एंड NH4OH जो है वो वीक बेस था, तो उसका कॉन्जुगेट आयन ये क्या हो गया, एसिड हो गए, मैं ये बोल।
हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी जो है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ strong acid or strong base added in 1 liter of buffer solution to change pH by 1। ठीक है, देखो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यार, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें तो पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बट थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें कि पीएच 1 से चेंज हो जाए। ओके, हमें मतलब कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करना पड़ेगा कि पीएच 1 से चेंज हो जाएगा, तो वही होगा बफर कैपेसिटी। ओके, तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं number of moles of strong acid or strong base add in 1 liter of buffer solution divided by in pH। ठीक है, हमने कितने मोल्स ऐड किए इन 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन डिवाइड बाय पीएच कितना चेंज हुआ। तो ये जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला। ओके, तो याद रखना जितना ज्यादा बफर कैपेसिटी होता है उतना ही अच्छा बफर होता है। कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा बफर होगा। तो ग्रेटर बफर कैपेसिटी गुड बफर। क्योंकि मतलब अगर देखो बफर कैपेसिटी अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि 1 पीएच चेंज करने के लिए हमें ज्यादा मोल्स ऐड करने पड़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, बफर कैपेसिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन टू चेंज पीएच बाय 1। ओके, 1 पीएच अगर हमें चेंज करना है, पीएच को 1 से अगर चेंज करना है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के ज्यादा मोल्स रिक्वायर्ड है मतलब वो अच्छा बफर। ओके, सो जितना ज्यादा बफर कैपेसिटी होगा उतना ही अच्छा बफर होगा। हो गया सबका? हो गया ना सबका? ओके, चलो क्वेश्चन लेते हैं। तो
फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 86। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 86 करो। आ गया आंसर। तो देखो कितना है यहाँ पे, चेंज इन पीएच क्या है, ये था 6.75745, बाद में हो गया 6.832, है ना। तो चेंज हुआ 6.832 माइनस 6.745, कितने का चेंज है ये? तो ये चेंज है 0.087 का। ओके, एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने ऐड किए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है इज एडेड, कितने है? 0.01 है ना। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हमने 0 किए, तो फॉर्मूला लगा दो। तो बफर कैपेसिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स एडेड डिवाइड बाय चेंज इन पीएच, तो कितना आया?
0.115. Okay, so this is buffer capacity. ओके, तो अब आगे चलते हैं। तो देखो हमने क्या बोला कि अच्छा बफर कब होता है, जब बफर कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये देखा कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी जो है वो आती है कब, जब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एसिड या बेस कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम if salt concentration is equal to acid concentration is concentration। ऑब्वियसली अगर एसिडिक बफर है, ठीक है, सो दैट इज फॉर एसिडिक बफर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एसिड कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, अगर एसिडिक बफर है में हम बोल रहे हैं कि यार सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एसिड कॉन्सेंट्रेशन, तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्ट और एसिड कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गए तो लॉग के अंदर वाला क्या हो गया, 1 हो गया ना। पीएच इज इक्वल टू क्या हो गया, पीके। ओके, सिमिलरली फॉर बेसिक बफर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो होना चाहिए इक्वल टू बेस कॉन्सेंट्रेशन। नाउ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड बेस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गए, तो यहाँ पर भी लॉग के अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, 1 हो, मीन्स लॉग 1 तो 0 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पीओएच इज इक्वल टू पीके। ओके, तो एसिडिक बफर में मैक्सिमम पीएच सॉरी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होता है, जब पीएच किसके इक्वल आ जाए, पीके के इक्वल, मतलब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन एसिड कॉन्सेंट्रेशन। इसी टाइप से बेसिक बफर में मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होता है, जब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन आए बेस कॉन्सेंट्रेशन के, हम बोल सकते हैं पीओएच आए पीएच के। ओके, तो बेसिकली जब आसपास वैल्यू होती है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और एसिड और बेस कॉन्सेंट्रेशन की, तब हमारे पास बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, ये हम बोल सकते हैं कि हमारे पास वो अच्छा बफर। ठीक है, वो सॉल्यूशन अच्छे से बफर का काम कब करता है, बहुत अच्छे से, जब सॉल्ट और एसिड कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्ट और बेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है।
हो गया सबका? तो देखो ना, तो हम क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम ओवर कैपेसिटी कब होगी? जब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होगा? एसिड या बेस कॉन्सेंट्रेशन के। तो ऐसा होता है कि एसिडिक बफर acts as good buffer if, तो देखो मैंने क्या बोला, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए या आसपास होनी चाहिए, तब जाके अच्छा बफर होगा वो। ऐसा है कि मतलब ये हमने एक्सपेरिमेंटली भी देखा है और कैलकुलेशन वगैरह करके भी देखा है कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन जो है, सॉरी एसिड कॉन्सेंट्रेशन जो है, वो मतलब अगर एक दूसरे का मल्टीपल रहा 10 का या उसके बीच में रहा, मतलब हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन 1/10 और 10 के बीच में अगर हुआ, इसका मतलब क्या है कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन का 10 टाइम्स या एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन का 10 टाइम्स, इसके बीच में ही रहे, मतलब आसपास ही वैल्यू रहे, तो अच्छा बफर होता है। तो मतलब वो अच्छा बफर का काम कर सकता है। अगर इससे इस रेंज से बाहर रहा सॉल्ट बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर वो अच्छा बफर नहीं रहेगा। एसिडिक बफर एक्ट्स एज गुड बफर इफ 1/10 और 10 के बीच में क्या होगा? सॉल्ट बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इससे जब हम पीएच निकालते हैं तो ये आता है कि पीएच जो है वो होना चाहिए इस रेंज में, pK+1 एंड pK-1। ओके, एसिडिक बफर जो है वो अच्छे बफर का काम कब करता है? जब पीएच जो है pK-1 और pK+1 के बीच में हो, या सॉल्ट बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन जो है 1/10 एंड 10 के बीच में। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि यार बेसिक बफर acts as good buffer if, वहां पर क्या है? सॉल्ट बाय बेस, तो सॉल्ट बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किसके बीच में? 1/10 एंड 10 के बीच में। तो वहां पर क्या आ जाएगा? पीओएच आ जाएगा। तो पीओएच जो है वो pKb+1 एंड pKb-1 के बीच में। ओके, तो फिर वो अच्छा बफर का काम करेगा। तो ये हमारे पास आ गया कि कोई भी जो बफर सॉल्यूशन है वो अच्छा बफर कब होगा। ओके, तो इस रेंज में ही वो बफर का करेगा। इस रेंज से अगर बाहर हमारे पास हुआ कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो या पीएच और पीओएच का रेशियो, तो फिर वो अच्छा बफर नहीं है। मतलब वहां पर अगर हम करते हैं स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच जो है वो ज्यादा वैल्यू से चेंज हो जाता है। ठीक है, और अगर पीएच ज्यादा वैल्यू से चेंज होता है देन वो बफर नहीं। क्योंकि बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच ऑलमोस्ट क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। बट अगर इस रेंज से बाहर है तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो काफी बड़ी वैल्यू से चेंज होगा।
हो गया सबका? ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर इंडिकेटर। ठीक है, थियरी ऑफ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स लैब में यूज किए होंगे ना, मिथाइल ऑरेंज फिनोप्सिलिन वगैरह यूज किए हैं क्या? तो इंडिकेटर्स जो हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं देखो। तो दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो एसिड है तो H पॉजिटिव देगा, तो इसको हम लिख देते हैं HIN। ओके, ऐसे लिख दिया। सो दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस। ठीक है, तो बेस है तो क्या बोलेंगे, OH देगा, तो इसको हम लिख देते हैं INOH। ओके, ऐसे लिख दिया। सो दे आर वीक, IN फॉर इंडिकेटर। ओके, सो दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस हैविंग कलर फॉर द आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो इनका आयोनाइज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड फॉर्म का डिफरेंट कलर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिटमस कंटेन्स एजोलिटमिक एसिड which is अब देखो लिटमस जो है वो ऑब्वियसली जैसा मैं बताया है कि ये वीक ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक बेस होंगे, तो लिटमस जो है एक तरह से क्या है। और इंडिकेटर्स में क्या होता है, जो आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म है उनका कलर डिफरेंट होता है। ठीक है, सो लिटमस जो इसमें एजोलिटमिक एसिड है, एंड ये जो है ये रेड होता है, सो विच इज रेड इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म एंड ब्लू इन आयोनाइज्ड फॉर्म। इसके आयनाइज्ड फॉर्म का कलर क्या है, ब्लू, और अनआयनाइज्ड का रेड। ओके, तो जैसे मैं बोलता हूं कि यार HIN gives H पॉजिटिव प्लस IN नेगेटिव। ऑब्वियसली वीक ऑर्गेनिक एसिड है ना, सो वीक एसिड है तो क्या है, पूरी तरह आयनाइज नहीं होगा, है ना। तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में और ये भी प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे। तो इसका जो कलर होता है ये क्या है, देखो ये अनआयनाइज्ड है ना, तो अनआयनाइज्ड का कलर क्या बताया हमने, विच इज रेड इन अनआयनाइज्ड फॉर्म। ओके, सो ये हो गया हमारे पास रेड। और ये क्या है, IN पॉजिटिव हो गया, सॉरी IN नेगेटिव। ठीक है, सो IN नेगेटिव जो है वो क्या हो गया, आयोनाइज्ड फॉर्म हो गया, तो इसका कलर क्या बताया हमने, ब्लू बताया है। ओके, इसका कलर क्या है, इसका कलर है ब्लू। ओके, तो हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं उनमें सभी में ऐसा ही होता है कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म का अलग कलर होता है और आयोनाइज्ड फॉर्म का अलग कलर होता है। जैसे लिटमस का बताया कि लिटमस में एजोलिटमिक एसिड है, और एजोलिटमिक एसिड
का जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है, ये देखो ये क्या है, अनआयनाइज्ड फॉर्म है ना, अनआयन फॉर्म का कलर रेड होता है, और आयोनाइज्ड मतलब जो आयन बन गया है वो वाले फॉर्म का कलर अलग होता है। ओके, अब तुम बताएंगे कि ये याद है, तुमने पढ़ा होगा कि यार रेड टू ब्लू जाता है और ब्लू टू रेड जाता है, तो वो क्यों होता है वो भी हम बताएंगे, पहले लिख लो। हो गया। देखो ना हम तुम्हें बताएंगे कि ये कलर क्यों चेंज होता है, रेड टू ब्लू और ब्लू टू रेड। तो देखो, अगर हमने लिटमस को वाटर में डाला, लिटमस को किस में डाला, वाटर में, तो वाटर में यार हमारे पास क्या होता है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, मतलब यहाँ वहां पर जितना एच पॉजिटिव उतना ही क्या होता है, ओ एच नेगेटिव। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है ना तो फॉरवर्ड जाएगा ना बैक, मतलब एज इट इज रहेगा। तो रेड भी प्रेजेंट होगा और ब्लू भी प्रेजेंट होगा, तो दोनों रेड और ब्लू प्रेजेंट होंगे, तो उनका मिक्सचर जो है वो कैसा होगा, वॉयलेट होगा। ठीक है, तो वाटर में ये वॉयलेट कलर का दिखेगा। ओके, वाटर में कैसा दिखेगा, वॉयलेट। ओके, सो व्हेन litmus is dissolved in water, then it appears violet due to presence of both red and blue color। ठीक है, तो रेड एंड ब्लू कलर दोनों होते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से लिटमस क्या वायलेट कलर का होता है। ओके, सो जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये हुआ। अच्छा, अगर हमने इसको एसिड में डाला तो क्या है, अच्छा एसिड में क्या है, एच पॉजिटिव ज्यादा रहेगा ना, एसिड में क्या होगा, एच पॉजिटिव ज्यादा होगा, तो एच पॉजिटिव ज्यादा हुआ तो यहाँ पर कॉमन एन इफेक्ट ऑफ एच पॉजिटिव आ जाएगा, ये हम बोल सकते हैं, ऐड कर दिया। ओके, तो प्रोडक्ट ऐड कर दिया, तो बताओ ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। अगर हम इसमें क्या डाला, एसिड डाल दिया लिटमस में, या हम बोल सकते हैं कि लिटमस को एसिड में डिप किया या लिटमस को एसिड में डाला,
तो हमारे पास एसिडिटी से क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आ गया तो ये रिएक्शन क्या चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। तो अगर ये जाएगी तो कलर क्या होगा, कलर किससे किस में चेंज होगा, कलर ब्लू टू रेड में चेंज होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो कलर ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। तो एसिड इज एडेड in litmus, then the above reaction proceeds in backward direction and color is changed from, किससे किस में कलर चेंज होगा, देखो बैकवर्ड जाइए तो ब्लू टू रेड। ओके, सो कलर इज चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड। ओके, तो अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला या एसिडिक सॉल्यूशन को लिटमस में डाला, सिद्धार्थ रिएक्ट नहीं करेगा भाई, ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाओ ना यार, रिएक्ट थोड़ी किया। किसने बोला रिएक्ट किया? अरे एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आ गया ना यार एसिड से, तो एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आ गया मतलब प्रोडक्ट एक्स्ट्रा आ गया, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से बैकवर्ड जाएगा ना, या यहाँ पर कॉमन एन इफेक्ट ऑफ H पॉजिटिव बोल सकते हो तुम। रिएक्ट थोड़ी करा रहे हैं हम, रिएक्ट कर हो रहा है। ओके, तो ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट ऑफ H पॉजिटिव या ड्यू टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आ गया। ओके, नाउ अगर हम बेस ऐड करें, ठीक है, तो इफ बेस इज एडेड तो क्या होगा, अच्छा बेस ऐड करेंगे मतलब OH नेगेटिव आ गया बेस से। अब बेस से अगर OH नेगेटिव आ गया तो ये H पॉजिटिव जो है OH नेगेटिव से क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा ना। ओके, तो अगर H पॉजिटिव OH नेगेटिव से रिएक्ट कर, पास इस रिएक्शन में H पॉजिटिव क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रोडक्ट अगर कम हो जाता है तो रिएक्शन क्या जाता है, कम हो जाता है तो रिएक्शन क्या जाता है, फॉरवर्ड जाता है ना। और अगर फॉरवर्ड जाएगा तो ऑब्वियसली कलर क्या होगा, रेड टू ब्लू। ओके, तो if base is added then reaction proceeds in forward direction and color is changed from, किससे किस में चेंज होगा कलर, from red to blue। ओके, समझ आया? तो बेसिकली हमारे पास कोई भी इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर के दो फॉर्म है, एक आयनाइज्ड फॉर्म है और दूसरा अनआयनाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी इंडिकेटर ले लो, वो चाहे एसिडिक इंडिकेटर लो या बेसिक, जैसे एजोलिक एसिड वाला जो है या लिटमस वाला एसिडिक इंडिकेटर। ठीक है, तो कोई भी इंडिकेटर उसके दो फॉर्म होंगे, एक एसिडिक फॉर्म होगा, सॉरी एक आयनाइज्ड फॉर्म होगा और एक अनआयनाइज्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म दोनों का कलर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सिद्धार्थ वॉयलेट कलर क्यों आया, देख जब हम वाटर में डाल रहे हैं तो वाटर में ना तो H पॉजिटिव ज्यादा है ना OH नेगेटिव ज्यादा है, दोनों सेम है ना, तो मतलब ये रिएक्शन जो है ना जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, जैसे वैसा ही रहेगा। तो वैसे रहेगा तो हमारे पास दोनों हमारे पास प्रेजेंट होगा, HIN भी प्रेजेंट होगा और IN नेगेटिव भी प्रेजेंट होगा, मतलब रेड कलर भी प्रेजेंट होगा और ब्लू कलर भी प्रेजेंट होगा। रेड और ब्लू मिक्सचर है, वो क्या है, वॉयलेट। रेड और ब्लू कलर को मिक्स करते हैं तो कैसा कलर आता है, वॉयलेट कलर आता है।
बट हाउ इक्विलिब्रियम इज मेंटेन यार सिद्धार्थ, वीक एसिड और वीक बेस में इक्विलिब्रियम कैसे रहता है भाई? ये HIN, इट इज वीक एसिड। वीक एसिड और वीक बेस में इक्विलिब्रियम कैसे रहता है? कुछ रिएक्ट कर जाता है, कुछ बचा रहता है और इक्विलिब्रियम आ जाता है, पर रिएक्शन का रेट सेम रहता है। स्टार्टिंग में हमारे पास यही रहता है HIN, फिर ये जब जैसे रिएक्शन होता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इक्वल टू बैकवर्ड रेट आ जाता है और वहीं पर इक्विलिब्रियम होता है। सिद्धार्थ वाटर से H पॉजिटिव ऐड किया, लेकिन वाटर में OH नेगेटिव भी है ना भाई, वाटर में H पॉजिटिव भी है और OH नेगेटिव है, दोनों है ना। और वाटर से जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आ रहा है वो तो बहुत कम आ रहा है। वाटर से जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो उसका कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड से जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है वो भी क्या है, कम है, तो ये कंपेरेबल वैल्यू होगी, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और मतलब याद है वो जब 10⁻⁶ से कम होता था, जब 10⁻⁻⁶ से कम का कॉन्सेंट्रेशन याद आया, तब हम उस वाटर वाला आयनेशन कंसिडर करते थे मेनली। तो यहाँ पर वो वाला केस बनेगा ही नहीं, जो यहाँ पर H पॉजिटिव आएगा वो उतना कम नहीं आएगा, 10⁻⁶ के से कम नहीं आएगा। ओके, तो ना रिएक्शन बैकवर्ड जाने की बात करेंगे ना फॉरवर्ड की बात करेंगे। ऑब्वियसली अगर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁶ वगैरह हुआ, देन वाटर का आयनेशन कंसीडर करते हैं, एंड देन उस केस में रिएक्शन थोड़ा बैकवर्ड जाता है। ओके, तो वाटर के केस में हम क्या कि हमारे पास दोनों कलर होंगे, रेड भी होगा और ब्लू भी होगा, तो उसका मिक्सचर जो है वो क्या आया, वॉयलेट आया। ओके, आगे चले। नाउ हर इंडिकेटर का कुछ पीएच रेंज होता है। तो इंडिकेटर का पीएच रेंज क्या है वो बताते हैं अभी। तो नेक्स्ट है पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। तो देखो हमने बताया कि यार आयनाइज्ड फॉर्म का अलग कलर है, अनआयनाइज्ड फॉर्म का अलग कलर है, तो लेकिन हमें कौन सा कलर दिखाई देगा यार, हमें जब हम किसी सॉल्यूशन में, किसी इंडिकेटर के सॉल्यूशन में देखेंगे, हमारे पास इंडिकेटर क्या, वीक ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक, तो उसका सॉल्यूशन मान लो हमने ले लिया और उसको अपने आंखों से देखा, तो उसमें हमें कौन सा कलर दिखाई देगा यार, उसमें जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है उसका कलर दिखाई देगा या आयनाइज्ड फॉर्म का कलर दिखाई देगा? तो ये डिपेंड करेगा कि यार कौन सा वाला ज्यादा अमाउंट में है। ओके, आयनाइज्ड वाला ज्यादा अमाउंट में है या अनआयनाइज्ड वाला ज्यादा अमाउंट में है, उसके हिसाब से होगा। अगर ऑब्वियसली आसपास वैल्यू है देन तो मिक्सचर वाला कलर दिखाई देगा, लेकिन किसी एक की वैल्यू मतलब किसी एक का अमाउंट ज्यादा है तो उसका कलर दिखाई देगा। ओके, तो हमारी जो आंखें होती हैं उनमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब कि ग्रेटर देन 10 टाइम्स है, दूसरे के कंपैरिजन में अगर किसी का अमाउंट ग्रेटर देन 10 है तो फिर उसका कलर दिखाई देगा। मतलब एक किसी पर्टिकुलर का कलर हमें देखना है तो 10 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए उसका अमाउंट कंपेयर टू दूसरा। ओके, तो द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई
perceive color to perceive colors is limited. Usually the eyes fails to detect the presence of one of the colored forms of an indicator together with other form if the concentration of the former मतलब पहले is 1/10 of of the later। ठीक है, तो हम कलर मतलब दूसरे के कंपैरिजन में हमारे पास दो मिक्सचर है, ये दोनों फॉर्म का हमारे पास कुछ कलर है, तो एक पर्टिकुलर का हम कलर नहीं देख पाएंगे अगर दूसरे के कंपैरिजन में कितना रहा कॉन्सेंट्रेशन में 1/10 रहा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास मतलब ऐसा है कि एक पर्टिकुलर का जो कलर है वो दूसरे के कलर का 10 टाइम से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमें उसका कलर दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। मतलब आसपास में अगर अमाउंट रहा या आसपास में कॉन्सेंट्रेशन रहा, देन हम दोनों के कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर, या हम ऑब्वियसली उस केस में कलर नहीं बता पाएंगे कि कौन सा आएगा। तो अगर हमें ये देखना है कि कौन सा कलर दिखाई देगा, तो क्या होना चाहिए, एक का कॉन्सेंट्रेशन दूसरे के 10 टाइम से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके हमें कलर दिखाई देगा। ओके, हो गया सबका? तो देखो हम और इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो हमारे पास जैसे मान लो हमने एसिडिक इंडिकेटर HIN gives H पॉजिटिव प्लस IN नेगेटिव। ठीक है, तो इसका KIN क्या होगा, KIN इज ऑब्वियसली K, इसके K को क्या लिख दिया, KIN लिख दिया, तो इट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू IN नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय HI कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया, इट इज KIN इंटू HIN कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय IN नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। नाउ दोनों साइड माइनस लॉग ले लो, तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस KIN इंटू HIN कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय IN नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, या फिर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग KIN माइनस लॉग HIN कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय IN नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जैसे बफर सॉल्यूशन का इक्वेशन आ रहा था वैसे ही कुछ आ गया। सो pH इज इक्वल टू क्या हो गया, PKIN प्लस लॉग ऑफ IN नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HIN कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो किसी भी इंडिकेटर का pH का फॉर्मूला ये हो गया।
ना हम यहाँ पर देखेंगे कि यार कब कौन सा कलर दिखाई देगा। तो पहले ये लिखो, फिर कलर का बताएंगे। हो गया सब। तो अब हम बात करेंगे यार कब कौन सा कलर दिखाई देगा। तो कलर ऑफ आयन नेगेटिव is appeared if, तो देखो आयन नेगेटिव का कलर कब दिखाई देगा, अगर आयन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है एटलीस्ट 10 टाइम्स हो या उससे ग्रेटर हो किसका, दूसरे का। समझ आया? तो 10 टाइम्स या उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो तो ऑब्वियसली आयन नेगेटिव का कलर दिखाई देगा। तो आयन नेगेटिव शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टाइप्स ऑफ एच आई एन। तो यहां से बोल सकते हैं कि आयन नेगेटिव अपॉन एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो गया। ओके, दोनों साइड अगर लॉग ले लेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ आयन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, लॉग 10। दोनों साइड अभी पी के आई एन ऐड कर दो। सो पी के आई एन प्लस लॉग ऑफ आयन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी के आई एन प्लस लॉग 10। लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या हो गया बताओ, लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या हो गया, ये क्या है, पी के आई नहीं, दिस इज पी एच। लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या है सिद्धार्थ, पी एच है, पी के आई एन थोड़ी है, इट इज पी एच। ओके, सो बेसिकली पी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, पी के आई एन लॉग 10 क्या हो गया 1। ओके, सो हमें आई एन नेगेटिव का देगा जब पीएच जो है वो पी के आई एन प्लस 1 के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो।
तब हमें दिखाई देगा आयन नेगेटिव वाला कलर, मतलब आयन। ठीक है, तो कलर ऑफ आयन नेगेटिव अपीयर होगा अगर आयन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एटलीस्ट 10 टाइम्स है या उससे ज्यादा है किसका, एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन का। या हम बोल सकते हैं कि पीएच जो है वो पी के आई एन प्लस 1 के इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो। हो गया सबका? ओके, नाउ इसी टाइप से एच आई एन का कलर कब दिखाई देगा? तो कलर ऑफ सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है सिद्धार्थ? सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है? इसका दोनों साइड लॉग लिया था, फिर दोनों साइड पी के आई एन ऐड कर दिया था। सो दिस इज पी के आई एन, दिस इज ऑल्सो पी के आई एन, दिस इज आई एन नेगेटिव, दिस इज एच आई एन। ओके, नाउ एच आई एन का कलर कब? सो कलर ऑफ एच आई एन इज appeared if, तो एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ आई एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, तब एच आई एन का कलर दिखाई देगा। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि यार आई एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज देन इक्वल टू 1/10 इंटू एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन, बोल सकते हैं ना। या फिर आई एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 10। ओके, अब देखो यहाँ पर दोनों साइड अगर हम लॉग ले लेंगे तो लॉग ऑफ आई एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन बाय एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, लॉग ऑफ 1/10। ना दोनों साइड पी के आई एन ऐड कर दो, तो पी के आई एन प्लस लॉग ऑफ आई एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी के आई एन प्लस लॉग ऑफ 1/10। नाउ व्हाट इज लॉग ऑफ 1/10? इट इज -1 ना। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट हो गया पी एच एंड राइट साइड वाला पार्ट क्या हो गया, पी के आई एन -1। ओके, सो पी एच जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू पी के आई एन -1 होना चाहिए। सो एच आई एन का कलर कब दिखाई देगा, जब पी एच जो है पी के आई एन -1 से कम होगा। तो कलर ऑफ आई एन नेगेटिव कब दिखाई दे रहा है, जब पी एच ग्रेटर एन इक्वल टू पी के आई एन। और कलर ऑफ एच आई एन कब दिखाई दे रहा है, जब पी एच लेस देन इक्वल टू पी के आई एन -1।
हो गया सबका? तो ये हमारे पास हो गया पीएच स्केल, ये हो गया पी के आई एन, ये हो गया पी के आई एन +1, एंड इधर आ गया पी के आई एन माइनस। ठीक है, तो देखो अगर पीएच जो है वो पी के आई एन +1 से ज्यादा है तो किसका कलर आ रहा है? पीएच अगर पी के आई एन +1 से ज्यादा है तो किसका कलर आ रहा है? आई एन नेगेटिव का। ओके, सो इधर है हमारे पास कलर ऑफ आई एन, और पीएच अगर पी के आई एन -1 से कम आ रहा है तो कलर आ रहा है एच आई एन का। तो इधर हो गया अपने पास कलर ऑफ एच आई एन। ओके, तो ये जो बीच वाला है इसको हम बोलते हैं पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। ओके, तो हमें जनरली इंडिकेटर्स का पीएच रेंज दिया होगा, तो ऑब्वियसली पीएच रेंज दिया तो हम बता सकते हैं कि पीएच है तो ये कलर, इससे इधर ज्यादा पीएच है तो ये कलर। ओके, बीच से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, बीच का बताना भी नहीं हमें, उसके दूसरी साइड का कलर हमें बताना है। पीएच रेंज से कम है तो कौन सा कलर होगा, पीएच रेंज से ज्यादा पीएच है तो कौन सा कलर होगा, ये हमें मतलब दिया रहता है। ओके, सो पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर क्या हो गया? इट इज पी के आई एन -1 टू पी के आई एन 1। ओके, सो पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर ये होगा। सिद्धार्थ बताया है कि आई एन नेगेटिव का कलर कब आएगा? जब पी के आई एन +1 से ज्यादा पीएच है। तो पी के आई एन +1 से ज्यादा पीएच है तो कलर ऑफ एच आई एन का कलर कब आएगा? जब पीएच पी के आई एन -1 से कम है। ओके, तो ये जो बीच वाला है इट इज पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, मतलब पी के आई एन -1 टू पी के आई एन +1। जैसे मान लो किसी का पीएच रेंज है 5 to 7। ओके, मान लो किसी का ये पीएच रेंज है, तो 5 से कम अगर पीएच है तो पर्टिकुलर कलर, अगर 7 से ज्यादा पीएच है तो पर्टिकुलर कलर। ओके, ऐसे हम बता सकते हैं। तो अब हम कुछ इंडिकेटर्स का पीएच रेंज बताएंगे तुम्हें एंड उनका कलर भी बताएंगे। तो इंडिकेटर नेचर, मतलब खुद कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है। इसके अलावा कलर ऑफ
एसिडिक फॉर्म मतलब एसिड के लिए क्या हो जाएगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म जो एसिडिक फॉर्म, कलर ऑफ बेसिक फॉर्म एंड पीएच रेंज। तो फिनोप्थिलीन नाम सुना है, फिनोप्थिलीन का नाम तो सुना ही होगा। तो फिनोप्थिलीन फिनोप्थिलीन क्या होता है, एसिडिक इंडिकेटर होता है। इसका जो पीएच रेंज है इट इज 8 to 10। इसका पीएच रेंज जो है वो क्या है, 8 to 10। इसका जो एसिडिक फॉर्म है, मतलब फिनोप्थिलीन जैसा हमने बताया क्या है, एसिडिक इंडिकेटर है ना, तो इसका जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है वो एसिडिक होगा और आयनाइज्ड फॉर्म क्या होगा, बेसिक। जैसे हमने अगर बात करें HIN की, तो HIN क्या देता है, H पॉजिटिव प्लस IN नेगेटिव दे रहा है ना, तो ये क्या है, अनआयनाइज्ड फॉर्म और ये एसिड है, तो IN नेगेटिव क्या है, कॉन्जुगेट बेस हुआ कि नहीं हुआ, ओके, तो आयन बेस हो गया और अनआयनाइज्ड फॉर्म क्या हो गया, एसिड हो गया, ओके। तो इसका जो या एसिडिक फॉर्म जो है ये कलरलेस होता है और बेसिक फॉर्म जो है ये रेड या पिंक होता है, ठीक है, रेड या पिंक। पिंक देखा है ना तुम लोगों ने, पिंक कलर आता है ना, ओके। कली 8 से कम अगर पीएच है, ओके, फिनोप्थिलीन को हम किसी ऐसे सॉल्यूशन में लेके गए जहां पर पीएच क्या है, 8 से कम है, तो फिर कलर कैसा आएगा, 8 से कम पीएच है तो कलर कैसा आएगा, कोई कलर नहीं आएगा, कलरलेस रहेगा। लेकिन अगर तुम इसका पीएच जो है वो 10 से ज्यादा है तो फिर कैसा कलर दिखाई देगा, रेड या पिंक कलर दिखाई देगा, ओके। एक्चुअली रेड होता है बट वो इसको हम क्या बोल देते हैं, पिंक बोल देते हैं, ओके। किया है टाइट्रेशन क्या तुम लोगों ने लैब में, ब्यूरेट पिपेट वाला टाइट्रेशन किया है लैब में, किया है ना, हाँ, तो वहां पर कलरलेस से पिंक कलर आता है ना, पूजा कुमावत ऑनलाइन, ऑनलाइन, ठीक है, टाइट्रेशन ऑनलाइन कर लिया, हाँ। सो पहले कलरलेस होता है और हम जैसे जैसे ड्रॉप डालते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में वो पिंक कलर का हो जाता है या बहुत लाइट रेड कलर का हो जाता है, ओके। तो वो क्यों होता है, क्योंकि पहले पीएच जो है 8 से कम रह रहा होता है, पहले पीएच क्या होता है, 8 से कम होता है, और जैसे ही वो एक्चुअली पिंक कलर का पीएच जो है वो 10 से ज्यादा हो जाता है। तो समझ आया कॉन्सेप्ट पीएच रेंज का, ठीक है। तो 8 से कम पर कलरलेस रहेगा और 10 से ज्यादा पर क्या रहेगा, पिंक रहेगा, ओके। इसी टाइप से बाकी का भी हम बता देते हैं। सो मिथाइल रेड, मिथाइल रेड जो है ये बेसिक फॉर्म होता है या बेसिक नेचर होता है इसका। तो ये रेड होगा एसिडिक फॉर्म में एंड येलो होगा बेसिक फॉर्म में। तो इसका जो कलर है वो रहता, सॉरी, इसका रेंज जो है वो होता है 4.2 to 6.2, मतलब 4.2 से कम है तो एक कलर, 6.2 से ज्यादा है तो दूसरा कलर, ओके। सिमिलर ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये भी बेसिक वाला है नेचर में, ठीक है, मतलब INOH टाइप के, दोनों क्या है, INOH टाइप के हैं। फिनोप्थिलीन क्या है, HIN टाइप का। तो इट इज रेड टू येलो, ठीक है, या फिर रेड के बजाय ऑरेंज भी लिख सकते हैं, तो चलो कोई नहीं, जनरली रेड टू येलो ही बोलते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड दोनों का रेड टू येलो ही है, होता है 3.1 to 4.4। जनरली पीएच रेंज में क्या होगा, 2 का डिफरेंस होगा, क्यों, क्योंकि देखो हमने जैसा बताया ना, pKin-1 to pKin+1, दिस इज पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। तो 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो जनरली पीएच रेंज में 2 का डिफरेंस है, बट कहीं कहीं 2 का डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि वो कलर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज भी हो सकता है। हमारी आंखें जो है किसी पर्टिकुलर कलर के लिए थोड़ा अलग सेंसिटिव हो जाती है, तो इसके लिए 3.1 to 4.4 है।
एंड लिटमस का तो तुम्हें मैंने बताया ही था, रेड और ब्लू है। तो लिटमस कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो रेड एंड ब्लू है इसका। इसका जो पीएच रेंज है इट इज 5 to 8। ठीक है, मतलब 5 से कम है तो रेड, और अगर 8 से ज्यादा है तो ब्लू। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ हो गए। एक और ले लो, वैसे वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ब्रोमफिनॉल ब्लू। ठीक है, तो ब्रोमफिनॉल ब्लू जो है ये भी एसिडिक होता है नेचर में। एंड यहाँ पर जो कलर है ये येलो टू ब्लू है। ठीक, येलो टू ब्लू। तो इसका जो पीएच रेंज है इट इज 3 to 4.6। ठीक है, तो ये कुछ पीएच रेंज वगैरह है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन है। ठीक है, मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं जो हम जनरली लैब में यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं और फिनोप्थलीन करते हैं। ये दो ही करते हैं ना जनरली लैब में। बेसिक में कलर चेंज सिद्धार्थ, जैसे देखो ये क्या है हमारे पास, INOH है। मिथाइल ऑरेंज क्या है, IH टाइप का है ना, IN पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, सो INOH जो है वो बेसिक वाला है। तो इसका बेसिक का क्या है, देखो बेसिक का है येलो। ठीक है, तो ये येलो टाइप का रहेगा। और IN पॉजिटिव क्या फिर एसिड हो गया, तो ये रेड टाइप का रहेगा। ओके, तो अगर 4.2 से कम पीएच है, 4.2 से क्या है, कम पीएच है, तो बेस है बेस। ओके, तो बेस में 4.2 से कम पीएच कब होगा, जब ये वाला पार्ट जो है ये ज्यादा होगा, या हम बोल सकते हैं एसिडिक वाला पार्ट ज्यादा होगा। ओके, तो जब एक्चुअल में 4 से कम पीएच है तो ये रेड है। 4.2 से कम पीएच है तो क्या है, ये रेड है। और 6.2 से ज्यादा पीएच है तो ओके, तो इसलिए हमने ये यहाँ पर जो लिखे हैं इसका वही है कि 8 से कम पीएच है तो ये कलर, 4.2 से कम है तो ये कलर, 3.1 से कम पीएच है तो ये कलर, वो 5 से कम पीएच है तो ये कलर, 3 से कम पीएच है तो ये कलर। समझाया? एंड इसी टाइप से दूसरी साइड का भी देख लो, इससे ज्यादा पीएच है तो ये वाले कलर। ओके, तो एसिडिक फॉर्म का कलर और बेसिक फॉर्म का कलर हमने लिखा हुआ है, मतलब अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड फॉर्म का कलर हमने लिखा है। लास्ट वाला है ब्रोमफिनॉल ब्लू। लास्ट वाला जो है वो क्या है, ब्रोमफिनॉल ब्लू है। हो गया सबका? नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो a certain sample of rainwater gives yellow color
with मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, येलो कलर विद मिथाइल रेड। तो इसका पीएच रेंज तुम्हें बताया ही है। तो पीएच रेंज है इसका 4.2 दैट इज रेड टू 6.2 दैट इज येलो। ठीक है, तो मिथाइल कर दे रहा है। इसके अलावा येलो कलर ही ये देता है, येलो कलर विद फिनॉल रेड। फिनॉल रेड भी एक इंडिकेटर है, उसके साथ भी येलो कलर है। तो फिनॉल रेड जो है उसका पीएच 6.4 to 8। तो 6.4 to 8, तो यहाँ पर जो कलर है इट इज रेड, येलो टू रेड। ठीक है, तो व्हाट इज पीएच ऑफ रेन वाटर एंड इट्स नेचर। रेन वाटर का पीएच क्या है और उसका नेचर क्या है? क्या होगा? देखो येलो कलर आ रहा है किसके साथ? येलो कलर आ रहा है के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पीएच जो है, यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यहां से हम बोल सकते हैं पीएच जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 6.2 होना चाहिए, तभी हमारे पास येलो कलर आएगा। ओके, यहाँ पर क्या है कि 4.2 से कम है पीएच या उसके इक्वल है तो रेड कलर, और 6.2 से ज्यादा पीएच है या उसके इक्वल है तो येलो कलर। ठीक है, तो रेड के साथ येलो कलर दे रहा है, मतलब 4.2 से, सॉरी 6.2 से ज्यादा पीएच है या उसके इक्वल है। इसके अलावा देखो फिनॉल रेड के साथ भी येलो दे रहा है। तो फिनॉल रेड के साथ येलो दे रहा है तो ऑब्वियसली यहां से हम देख सकते हैं कि पीएच या तो 6.4 के इक्वल है या उससे कम है। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन आया? तो हम बता सकते हैं कि यार पीएच ऑफ रेन वाटर क्या होगा? पीएच ऑफ रेन वाटर जो है 6.2 से 6.4 के बीच में होगा। ओके, समझाया? तो अभी नेचर क्या होगा फिर? ऑब्वियसली लेस देन 7 है ना, तो एसिडिक नेचर हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। होमवर्क नोट कर लो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 103 एंड फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 32। ओके, सो आज का होमवर्क ये रहेगा। अच्छा, 103 में देखो एक लाइन रिपीट हो रही है। एक मिनट, रिपीट हो रही है या क्या है? थोड़ा सा गड़बड़ है उसमें। 103 में देखो क्या है, ऑन द अदर हैंड ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू बेसिक कलर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक
16 टाइम्स ऑफ द स्पेसीज बेयरिंग बेसिक कलर। तो देखो फोर्थ लाइन में जो बेसिक कलर है, फोर्थ लाइन जो है उसमें जो बेसिक कलर है उसको कट करके क्या लिखोगे, एसिडिक कलर लिखोगे। ओके, फोर्थ लाइन में जो बेसिक कलर है उसको कट करके एसिडिक कलर लिख देना। तो ये आज का होमवर्क है। तो चलो लेक्चर एंड करते हैं।